स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिग्री कॉलेज में नाहरपुर। इससे पहले के क्लास में मैंने सेमेस्टर 3 के CC7 में जापान के प्रथम विश्व युद्ध में प्रारंभिक जीत के संबंध में चर्चा की थी। इस क्लास में हम द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के कारणों का विश्लेषण करेंगे। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की लगातार होने वाली जीत से ब्रिटेन और अमेरिका काफ़ी परेशान हो चुके थे। 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया। कुछ समय से दोनों देश चीन की आर्थिक और सैनिक सहायता कर रहे थे। ब्रिटेन ने अमेरिका के प्रत्येक निर्णय को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। जापान का मुकाबला करने के लिए सर्वप्रथम अमेरिका, इंग्लैंड और हॉलैंड के प्रदेशों में वहाँ के प्रदेशों में इस्तेमाल की गई समस्त जापानी पूंजी को जब्त कर लिया गया। इस कार्य से जापान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इस घटना के कारण आर्थिक युद्ध भी आरंभ हो गया तथा ईस्ट इंडीज से कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का आना जाना बंद हो गया। 1942 ईस्वी के मध्य से युद्ध की दिशा में परिवर्तन होने लगा। 3 से 6 जून के बीच प्रशांत महासागर के मिडवे द्वीप की लड़ाई में पहली बार जापान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस घटना से मिडवे और संभवतः हवाई द्वीपों पर अधिकार करने का जापानी मंसूबा खत्म हो गया। 1943 ईस्वी से ही प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में जापानियों ने पीछे हटना आरंभ कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जापान के साथ प्रतिरक्षात्मक युद्ध के स्थान पर उसके विरुद्ध आक्रमणात्मक युद्ध की नीति अपनाई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक अड्डों से मित्र राष्ट्रों की सेनाएं लगातार जापानी संपर्क लाइनों और उसकी सेनाओं पर हमला करती रही। 1943 ईस्वी के मध्य तक जापान युद्ध में काफ़ी थक चुका था। उसका साथी जर्मनी यूरोप में रूसी मोर्चे से पीछे हटने लगा था तथा उत्तरी अमेरिका के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हो चुकी थी। 11 से 24 अगस्त 1943 तक अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के राष्ट्राध्यक्ष कनाडा में मिले और वहां यह तय किया गया कि जापान पर हमला करने के लिए चीन को अधिक से अधिक सहायता दी जाए। सोवियत संघ से भी इस युद्ध में सहयोग की मांग की गई। इस घटना के पश्चात 19 से 30 अक्टूबर को ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा अमेरिका के विदेश मंत्रियों का एक और सम्मेलन मॉस्को में हुआ, जहां फासिस्टवाद की समाप्ति और युद्ध अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने का निश्चय किया गया। पूर्वी एशिया के युद्ध की घटनाओं के लिए पुनः काहिरा में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बीच वार्ता हुई। यह निश्चय किया गया कि युद्ध तब तक जारी रखा जाए जब तक जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हो जाता। उसके पश्चात चीन का समस्त इलाका उसे वापस लौटा दिया जाएगा और कोरिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। इस घटना के पश्चात इन तीनों देशों के नेताओं ने तेहरान में स्टालिन से भी बातचीत की। सोवियत संघ ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध में उतरने का वचन दिया। यह तय किया गया कि कोरिया को 40 वर्ष के लिए सोवियत संघ के संरक्षण में रखा जाएगा। दायरन के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा और कुरिल तथा सखालिन द्वीप रूस को दे दिया जाएगा। आपसी सहयोग स्थापित करने से पूर्व ही मित्र राष्ट्र अपनी लड़ाइयों को जीतने लगे थे। 1943 के मध्य में हुए बड़े संघर्ष में ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी सेनाओं ने मिलकर दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के मुख्य सैनिक अड्डे को नष्ट कर दिया।
पश्चिम की ओर अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने कैरोलिन्स के जापानी अड्डे पर हमला किया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जापान की रसद और संचार व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया। जून 1944 में फिलीपींस की लड़ाई में जापान की भयानक हार हुई। उसके कई वायुयान और वायुयान वाहक पोत इस युद्ध में नष्ट हो गए। सबसे भयंकर युद्ध लीड खाड़ी में लड़ा गया। इस युद्ध में जापान ने अपना पूरा जोर लगाकर अमेरिका को हराने का प्रयास किया, पर वह 23 अक्टूबर 1944 को पराजित हो गया। चीन, बर्मा, भारत के मोर्चे से भी जापान को पीछे हटना पड़ा और समस्त ऊपरी बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आज़ाद हिंद फौज और जापान असम की सीमा के मुख्य नगर इम्फाल को जीतने में असफल रही। मई 1945 में रंगून पर भी मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। फरवरी 1945 में याल्टा के एक सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने यह निश्चय किया कि जापानी पराजय के बाद रूस को कोरिया तथा मंचूरिया में वे सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी जो रूस जापान युद्ध 1904-05 से पहले उसे प्राप्त थी। इस घटना के पश्चात रूस ने जापान पर आक्रमण कर दिया और मंगोलिया पर उसने अधिकार कर लिया, जिसके पश्चात मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और मंचूकुओ के स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। मई 1945 में यूरोप के युद्ध क्षेत्र में जर्मनी की पराजय हो गई और उसने अंतिम रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के दोस्त युद्ध में पराजित हो चुके थे और वह स्वयं शत्रुओं से बुरी तरह घिर चुका था। 1944 ईस्वी के अंतिम दिनों में जापान पर मित्र राष्ट्रों के हवाई हमले काफ़ी बढ़ गए। हवाई बम वर्षक जापानी शहरों पर बम गिराकर उसे नष्ट करने लगे। 1 जून 1945 ईस्वी तक जापान की राजधानी टोक्यो का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका था। मुख्य भूमि के साथ साथ जापान के तटीय नगरों पर भी समुद्री जहाज़ों से गोलाबारी हो रही थी। युद्ध के अंतिम महीनों में अमेरिकी और ब्रिटिश विमानों ने लगभग 3000 जापानी विमानों को नष्ट कर दिया तथा 1600 जहाज डुबा दिया गया या फिर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 1 अगस्त 1945 तक जापानी नौसेना और वायुसेना की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। वहाँ के रेल मार्ग टूट फूट चुके थे, कोयले की कमी हो गई, तेल समाप्त होने लगा और गैर सैनिक सामान का निर्माण बंद हो गया। इसके बावजूद जापानियों का साहस कम नहीं हुआ और वे आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुए। 1945 के मध्य तक जापान की सैनिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। यूरोप में जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था और जापान अकेला हो चुका था। उसे कई चेतावनियां दी गई, पर वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ। जापानी प्रतिरोध और द्वितीय युद्ध को अंतिम रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नगर पर पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया। इस बमबारी से नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 60,000 लोग मारे गए और 2 दिन बाद दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। इसमें 40,000 नागरिकों की मृत्यु हो गई। दोनों नगरों का पूरी तरह से विनाश हो गया। इस स्थिति में जापान के समक्ष आत्मसमर्पण के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। 9-10 अगस्त को जापान के सम्राट की अध्यक्षता में युद्ध परिषद की बैठक हुई। युद्ध मंत्री तथा कुछ लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोग आत्मसमर्पण करने के पक्ष में थे। अतः जापान ने आत्मसमर्पण की मांग को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर ली। ये शर्तें सम्राट की शक्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा से संबंधित थी। मित्र राष्ट्रों ने इसे अस्वीकृत कर दिया। 14 अगस्त को युद्ध परिषद की दूसरी बैठक हुई। युद्ध मंत्री तथा दोनों सेनाध्यक्षों के विरोध के बावजूद परिषद के अन्य सदस्यों ने युद्ध बंद करने का समर्थन किया और बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात स्वीकार कर ली।
सम्राट ने अपनी प्रजा को सूचित किया कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 17 अगस्त को नई सरकार बनाई गई, जिसे आत्मसमर्पण के कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। 30 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों का सर्वोच्च सेनापति जनरल मैकार्थर जापान पहुंचा तथा आत्मसमर्पण की अंतिम कार्रवाई टोक्यो की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर संपन्न हुई। इस प्रकार जापान के साम्राज्यवादी जीवन का अंत हो गया। थैंक यू।